हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बटनियर IAS। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी? बेहतरीन हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आई रियली होप सो। चलिए, तो मैं दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ठीक है, इतना तो आप जान ही गए होंगे अभी तक। और बात करते हैं हमारे कोर्स पर फिर से, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल पर। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर पर बात कर रहे हैं हम लोग। और पिछले लेक्चर में हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने देखा था कि किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं और कैसे बनती हैं। ठीक है, क्या लैंडफॉर्म्स हैं, क्या स्थलाकृतियां हैं, किस प्रकार से बन रही थी, अलग अलग रूप देखे हमने स्थलाकृतियां देखी, भू परिदृश्य देखे और समझा कि ये किस प्रकार के सेक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल हमारे नए साथियों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा। एज यू कैन सी हियर, आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस UPSC और स्टेट PCS विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ फॉर मेजरली 2 सब्जेक्ट्स, PSIR और ज्योग्राफी। ठीक है, आई एम ऑल्सो एन एक्स फैकल्टी ऑफ भारतीय आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। ठीक है, चलिए, तो ये था छोटा सा परिचय आप सभी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को एक छोटा सा काम भी दिया गया था, दैट वाज प्रेप टुडे चैनल जो है, इसको आपको सब्सक्राइब करना था और शेयर करना था, है ना। बिल्कुल, आई रियली होप आप सभी ने कर दिया होगा। बहुत से आने बच्चे हो, है ना। चलो, नहीं किया है तो आज तुरंत कर देना, राइट आफ्टर द क्लास। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए इस पे अपलोड कर दिए गए हैं फ्रॉम टॉप फैकल्टीज, तो ज़रूर अटेंड करें इसको। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं। हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, जिसमें हमने लैंडफॉर्म्स देखी थी। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म समझा था, पर पहले हम लैंडफॉर्म पर बात करते हैं। उस दिन समझने के लिए पहले आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बता दिया था मैंने, लेकिन आज हम पहले समझते हैं कि स्थलाकृतियों का विकास कैसे होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाह रही हूँ कि जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट, जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना एक अलग कला है। ठीक है, अगर आपको पढ़ते पढ़ते ये लग रहा है कि हमको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, ठीक है, या मेंटली बैठ नहीं रही हैं, तो लेट मी टेल यू समथिंग कि एक्सक्यूज मी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है कि आप एक चीज़ को पढ़ेंगे, फिर उसको मैप पर या फिर जो उसकी डायग्राम्स हैं या उसका जो कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों के थ्रू उसको समझेंगे, उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीड, अंडरस्टैंड, रिलेट एंड देन मेमोराइज। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोसेस चलता है, बिकॉज जियोग्राफी में आप डायरेक्टली पढ़कर याद नहीं कर सकते। इट इज नॉट हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री नहीं है कि भैया जो वॉर है 1757 में हुआ था तो हुआ था। आप कारण ढूंढ सकते हो उसके, आप इफेक्ट्स क्या आए थे उसके, वो ढूंढ सकते हो। आप जो वॉर था उसका पूरा क्रोनोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो देख सकते हो। कौन था वॉर में, कौन कौन पार्टीज थी वॉर में, है ना। हो गया। इन जियोग्राफी आपको क्या करना है, लाइक आप वॉल्केनो पढ़ रहे हो तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वॉल्केनो पढ़ रहे हैं। वॉल्केनो क्या होता है, ये क्या चीज़ है। फिर आप वॉल्केनो के प्रोसीजर को समझेंगे कि भैया कैसे बनता है, कैसे वॉल्केनिक विस्फोट होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। फिर आप उसको रिलेट करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के साथ कि हाँ भाई, वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से हीटअप हो जाता है, वहाँ से कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो गई थी। ठीक है, अभी रिसेंटली फुजियामा की जो बात चली वॉल्केनिक इरप्शन की, वो न्यूज़ से आप रिलेट करेंगे, करंट से उसको रिलेट करेंगे, आपने जो अब तक समझा है उससे रिलेट करेंगे। फिर जाकर आपको चीज़ें याद होंगी जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि लंबा चलता है।
समझने की ज़रूरत पड़ती है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्सेप्चुअल बेस पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, आपको बोल दिया गया भाई कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, अब आप रूहर जर्मनी बता दिया आपने, अब ये फैक्ट है, अब आपको रूहर जर्मनी याद ही करना है, देयर इज़ नथिंग एल्स जो इसमें किया जा सके। पर ऐसे फैक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी मेनली अगर यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये फैक्ट्स बहुत काम आते हैं। यूपीएससी में इनका जो रोल है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% रह जाता है अगर प्रीलिम्स की बात करें तो, ठीक है। और 10 to 15% ही अगर मेंस की बात करें तो, क्योंकि पूरे एनालिटिकल आंसर में आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स घुसाने होते हैं। बाकी का जो सारा खेल है वो इस कॉन्सेप्ट का है, प्रोसीजर का है, समझ रहे हो, किसका है, कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर का है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, जिसकी आपको क्लैरिटी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। रटने से काम नहीं चलेगा भाई। कुछ लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन रट देंगे भैया, हम तो एकदम लाइन टू लाइन बता देंगे, इस पेज पे ये लिखा है। यूपीएससी ये थोड़ी ना पूछेगी कि भाई रिंग वाले प्लैनेट्स कौन सी एनसीईआरटी के कौन से पेज के कौन से साइड के डब्बे में दिए हैं। 6th की एनसीईआरटी में है, लेफ्ट साइड पर जो डब्बा बना हुआ है एकदम बॉटम में, उसमें दे रखे हैं, याद है ना। यूपीएससी पूछेगी क्या, नहीं। तो लाइन टू लाइन रटना हमारा मकसद नहीं है। स्टेट पीसीएस वाले जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए फिर भी ये कहीं कहीं बेनिफिशियल रह सकता है अगर आप रट देते हैं इनको। यूपीएससी बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछती है, जहां पर आपको कोरिलेट करना आना चाहिए चीज़ों को, समझ रहे हो। कि वो ऐसा दे देंगे, एक स्टेटमेंट दिया आपको कि आप याद करते हैं मॉनसून देरी से आया, 15 जून को आना चाहिए था, 20 जून को आया, क्यों देरी से आया, देरी से आने से हुआ क्या, है ना। तो वो क्वेश्चन देंगे, दिस ईयर मॉनसून अराइव्ड अ लिटिल लेट ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन द गुजरात कोस्ट या ऑन द बंगाल कोस्ट, वट एवर कोस्ट जो भी उन्होंने दे दिया, हर जगह हिट करता है, कोई सा भी कोस्ट पकड़ के दे देंगे। यहाँ पर एक्सपेक्टेडली लेट पहुंचा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस डिले। और रीजंस में आपको देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो प्रेशर जोन है वो पूरा का पूरा आपको पता होगा, तो आप रिलेट करके उससे रीजन बना पाएंगे, समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे। जितना आपको पता था, जितना आप रट कर गए थे कि भैया मॉनसून लेट आया था, 15 की जगह 20 तारीख को है, वो तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। और पूछा, ऊपर से गया, जो पूछा वो तो कहाँ गया, ऊपर से चला गया, है ना। तो थोड़ा सा यूपीएससी की जो नब्ज है उसको हमको पकड़ कर चलना है। आपको लग रहा होगा एट अ पॉइंट कि यार एक ही टॉपिक को कितना ट्रैक कर रहे हैं हम, एक ही टॉपिक को कितना लंबा चला रहे हैं हम, क्यों इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं। बता दो ना, वॉल्केनो ये है, इतने टाइप के होते हैं। आई कुड हैव एंडेड द क्लास इन वन सेशन, एक ही सेशन में पूरा हो जाता है। ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं भैया, इधर स्टैक बनता है, इधर ये केव बनती है, इधर सीप बनता है, हो गया। ऐसी गल्फ वैली होती है, फोटो 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 दिखाई मैंने तो और चल दी। मेरे लिए भी आसान है कि नहीं, फटाक से काम कंप्लीट, कितना आसान हो जाता। लेकिन हम एक एक चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बारीकियां लेकर आती है यूपीएससी। और ये समझ कर चलिएगा कि एटलीस्ट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के लिए जो एनसीईआरटीज हैं वो, मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। एक एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, एक एक स्टेटमेंट में हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर हम जाते हैं एक्स्ट्रा हेल्थ बुक्स की तरफ, 50 बुक्स पढ़ते हैं, कोई बर्नवाल पढ़ता है, कोई माजिद हुसैन पढ़ता है, कोई जीसी लियोंग पढ़ता है, कोई पीएमआई नोट्स पढ़ता है, और अलग 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 नोट्स इकट्ठे करके यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे। अरे भैया जो करना था वो तो किया ही नहीं। बगल में छुरा, गांव में ढिंडोरा, सब तो आपके पास जो एक कोने में पड़ी वो एनसीईआरटी है ना, जो ताक रही है आपको भैया मेरे को कब उठाए, जिसको हम देखते भी नहीं है। क्यों, एनसीईआरटी तो पढ़ रखी है यार, हमको आती है।
जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतनी बार नए फैक्ट्स निकलेंगे इसमें से। आई कैन गारंटी यू दैट कि आज आप एनसीईआरटी उठा लो, आपको नया फैक्ट, कुछ नया सीखने ना मिले तो मैं पूरी आइडियोलॉजी चेंज कर दूं मेरी। इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं एनसीईआरटीज, स्पेशली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। बेस मांगते हैं, वो बिल्कुल बेस मांग रहे हैं, तो वही दो ना जो मांग रहे हैं। हमको सिलेक्शन चाहिए भैया, पीएचडी करनी है किसी को, आपको करनी है। कोई एक आधा कहेगा मैडम कर ही लेते हैं, लगे हाथ क्या जा रहा है ना। चलो डॉक्टर तो लगा लेंगे नाम के आगे, औहदा बढ़ जाएगा हमारा, माँ बाप को कहेंगे डॉक्टर बन गए। चलो खैर, अलग अलग सपने हो सकते हैं किसी के, पर एनसीईआरटी पर फोकस करना है। मेन मुद्दा ये है, हंस के करो, रो के करो, कर लो। समझ रहे हो? जितना भी मैं पढ़ा दूं एल से सफिशिएंट है, एवरी इंस्टीट्यूट विल से सफिशिएंट है। लेकिन राज की बात बता देती हूँ, धीरे से सुन लेना, बोलना मत किसी को। क्या? कोई आपको सफिशिएंट नहीं पढ़ा सकता जब तक आप वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। तो जो भी टॉपिक चल रहा है, प्लीज उस टॉपिक का एनसीईआरटी कवरेज साथ साथ जरूर करें, उस एनसीईआरटी का रिवीजन साथ साथ जरूर कर लें। बहुत यूजफुल रहेगा, लिख के ले लो बात, ठीक है? अब क्या कई दिन हो गए थे ना ज्ञान नहीं बांटा था, तो मेरे भी आज कीड़ा चढ़ गया थोड़ा ज्ञान बांटने का। ठीक है, तो बटोर लो, जिसको अच्छा लगे बटोर लो, जिसको अच्छा नहीं लगे लपेट लो, हम तो देंगे, है ना। और तो काम है ज्ञान बांटना, हम तो ज्ञान बांटेंगे, अच्छा लगे तो बटोर के और उस पर काम कर लो, नहीं लगे तो लपेट के चलते बनो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और आपको बता दूं मैं कि जो अपकमिंग इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है आपका, वो आपको डिज़ाइन ही इसी प्रकार से करके देंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा और हम आपको एनसीईआरटी करा ही देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। चलो, तो स्थलाकृतियाँ और उनके विकास के बारे में हमने समझा था। आ जाते हैं भाई टॉपिक पे, फाइनली आ ही जाते हैं। बहुत सारा ज्ञान हो गया, पता पड़ा बच्चे सो ही जाएंगे कि भाई मैडम ने तो आज फट्टे चक दिया, आज सारा मोटिवेशन आज ही दे दिया। पर ज़रूरी है ना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी हो सकती है। जिसके लिए शॉर्ट एंड सिंपल है, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट सबके लिए नहीं हो सकती है। इट कैन टेक यू ईयर्स, इट कैन टेक यू मैनी अटेम्प्ट्स। तो बहुत लंबी जर्नी है। थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को मोटिवेटेड रखना, थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को संभाल कर रखना, टू नॉट लूज होप, टू नॉट लूज फोकस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और उसमें अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें रद्दी हो जाती हैं। ये एक समस्या है प्रिपरेशन की। तो मोटिवेटेड रहना, जिस नो कि आपको सही डायरेक्शन में बेसिक काम करते जाना है, सही है ना। अभी जिंदगी मजे ले रही है, बाद में आप ले लेना जिंदगी के, है ना। कि भाई हम पार्टीज में नहीं जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंजॉयमेंट के नाम पर, सारा दिन पड़े रहते हैं रूम में, पढ़ते रहते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पढ़े जा रहे हैं। लाइफ में कोई सोशल लाइफ नहीं रह गई है, लोग इतने मज़े कर रहे हैं और सब शादियों में घूम रहे हैं, कोई मनाली जा रहा है तो कोई गोवा जा रहा है। जब आप कहाँ से निकलोगे, लपसना से इंडिया टूर पर निकलोगे ना, तो इन सब की एक साथ ही जला दोगे। समझ रहे हो? एक एक को नहीं बोलना पड़ेगा, सबका एक आम एक ही साथ एक ही बार में कर दोगे। ये ग्लैमर है इस पोस्ट का, जिसके लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, है ना। तो जब ये हासिल हो जाएगा तो सब अपने आप कदमों में होंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलो, फिर हम खूब घूमेंगे, फिर खूब मजे करेंगे, सर्विस सिविल सर्वेंट है हम। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। माफ करिएगा अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो तो, लेकिन जरूरी है।
चलिए, स्थलाकृतियाँ और उनका विकास, इस पर बात करते हैं कि स्थलाकृतियाँ हमने देखी थी कास्ट पर, जो क्रस्ट जो है हमारा क्रस्टल भाग है उस पर विकसित होती हैं। ठीक है, क्या देखा था, ये अर्थ का सरफेस है, ये उस पर बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जैक्टली और इन पर बने हुए छोटे छोटे सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, भू आकृतियाँ। चलिए, ये क्या है, भू आकृतियाँ, अलग अलग परिमाण की, अलग अलग आयाम की, अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग ज्यामितिक रूप, हर प्रकार के लक्षण जो है प्रदर्शित करती हैं ये भू आकृतियाँ, जो बृहत जो भूदृश्य है उनका निर्माण करती हैं। इन्हीं को स्थलाकृतियों के रूप में जाना जाता है ना। हर एक भू आकृतिक विशिष्ट आकृति है, अलग अलग प्रकार की है, डिफरेंट सेक्शंस इसमें होते हैं। तो भू आकृतियां और भू परिदृश्य। ठीक है, तो भू परिदृश्य ऐसे भू आकृतिक प्रदेश से होता है, मतलब जो कि पूरा एक सदृश्य स्थलाकृति देता है। कहने का मतलब है कि बहुत छोटी छोटी जो आकृतियां हैं, जब वो उनको मिलाकर एक लैंडस्केप बनता है। भू परिदृश्य क्या होता है, पूरा एक लैंडस्केप होता है। उस लैंडस्केप में हम अगर कोई ऐसा इमेज देखते हैं एक लैंडस्केप का, पेंटिंग जो होती है जनरली हम बचपन में बनाया करते थे, है ना, ऐसी एक पेंटिंग बनाते थे, यहाँ एक सूरज चमका दिया करते थे, इधर फिर एक छोटी सी हमारी झोपड़ी भी बनती थी, है ना, इसमें खिड़की भी लगाई देते हैं, दरवाज़ा भी लगा देते हैं। ठीक है, हाँ ये तो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, इसका रास्ता है। ठीक है, हाँ इधर थोड़ी थोड़ी घास भी उगा दें, क्या कहते हो। बिल्कुल, एक आध पेड़ भी लगा देते हैं, है ना। अब इसमें आपको पेड़ भी दिख रहा है, इसमें आपको सन भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहे हैं, पर्वत भी दिख रहे हैं, लैंड भी दिख रही है। ये सारी चीज़ें क्या है, चिड़िया तो उड़ाई नहीं, दो चिड़िया भी उड़ा दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, भू दृश्य है एक, आपके कहते हैं सीनरी है एक, है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग शेप की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, भू आकृति। और जब ये आकृतियां बहुत सारी मिल जाती हैं तो क्या बनता है, परिदृश्य। पहाड़ है, पहाड़ में झरना है, झरने में नीचे भूमि भी है जिस पर घर भी बने हुए हैं, फ्लैट लैंड भी है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, पेड़ भी लगे हुए हैं, क्या बना, भू परिदृश्य, है ना। चलो, फिर हमने देखा स्थलाकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, दोनों को समझा। भू आकृति विज्ञान क्या है, इन सभी का अध्ययन जो है भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। कारक देखे थे हमने स्थलाकृति निर्माण के दो, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जनित और बहिर्जनित जो शक्तियां हैं उनका अनुपातिक कार्य दर देखा हमने। ठीक है, विवर्तनिकी बलों और संतुलन परक बलों की जो बात है हमने देखी थी, टेक्टोनिक फोर्सेस और ग्रेडिएशनल फोर्सेस जो दोनों काम करते हैं। टेक्टोनिक फोर्स चीजों को उठाता है, ग्रेडिएशनल फोर्स उनको वापस समतल करने में या रूपांतरित करने में लगा रहता है। ठीक है, भूपटल के उच्चावच जो है उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा हमने। प्रथम श्रेणी थी लैंड का सरफेस, द्वितीय श्रेणी थी भाई पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, ठीक है, झरने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लैंडस्केप्स हैं हमारे, माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब इनके माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये क्या हो गई, तीसरी श्रेणी। माउंटेन हो गई दूसरी श्रेणी, पृथ्वी का समतल भाग हो गया पहली श्रेणी, यानी कि महाद्वीप, महासागर। महाद्वीप के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, और उनके भी क्या है और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पर्वत की सबसे बड़ी चोटी, क्लिफ, पहाड़ी, बालू का स्तूप, गोर्ज बना है, गुफा बनी है। उनके स्ट्रक्चर्स में चेंज जो आ रहा है, द्वितीय श्रेणी के स्ट्रक्चर्स में जो चेंज आ रहा है या फिर कुछ एडिशन हो रहा है, वो सारी चीजें क्या है, तृतीय श्रेणी में आ गई। ठीक है, बात करें स्थलाकृतियों का विकास कैसे हुआ, तो स्थलाकृतियों के विकास का तात्पर्य किससे समझा जाता है, समय के साथ जो परिवर्तन से है ना। ये जो प्रत्येक भू आकृति होती है उसका विकास जो है अपने एक फिक्स लेवल पर होता है, और जेनेटिक क्लासिफिकेशन हमको देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखी थी। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हमने बात की थी किस तरह से, सिंडर कोन की बात की। सिंडर कोन सबसे बेसिक जो वॉल्केनो है, मैं जब वॉल्केनो बोलूं तो आपके दिमाग में ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है कि भैया लावा निकल रहा है ना। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, यही क्या है, सिंडर कोन है।
यही क्या है, सिंडर कोन है। ठीक है, फिर हमने कंपोजिट देखा जो कि लावा और सिंडर का मिक्सचर था। परिपोषित देखा यानी कि शील्ड वॉल्केनो देखा, बहुत सारी धाराओं में फैला हुआ है। एसिड लावा शंकु देखा, पैथिक लावा शंकु देखा जो थोड़ा सा छोटा था, है एसिड लावा जैसा ही, बस थोड़ा सा छोटा है, और इसका लावा थोड़ा सा पतला है, एसिड का लावा थोड़ा गाढ़ा होता है। क्रेटर देखा, वॉल्केनो के ऊपर जस्ट ऊपर क्या होता है, एक गर्त बना हुआ। गर्त कैसा, कीप जैसी स्ट्रक्चर का, ऐसी कीप जैसी स्ट्रक्चर का जो गर्त है वो बना हुआ। फिर आया कैल्डेरा। कैल्डेरा वॉल्केनो जो है बड़ा क्रेटर, जब क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, कैल्डेरा कह देते हैं। ठीक है, चलो फिर हमने देखा था दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। दरारी उद्गार से जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो कौन सी थी, सबसे पहला था लावा पठार, लावा मैदान। जैसे हमारा महासागरीय और महाद्वीपीय भूपटल है, इसी तरह से इन्हीं भूपटल पर ये स्ट्रक्चर्स हमको मिल रही थी, है ना। ये लावा का पठार हो गया, लावा का मैदान हो गया, ये हमारा सिंडर कोन है। ठीक है, बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स थी हमने देखी, हिंदी वाला मैप देख लीजिए। ठीक है, सिंडर कोन के साथ साथ जब इसका मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है और इसमें लावा एक कुंड में पानी की तरह तैरने लगता है, तो ज्वालामुखी कुंड बन जाता है सिंडर शंकु का। कुंड किसको कहते हैं हम, गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी भरा होता है। अलग अलग मतलब हमारे यहाँ पर धार्मिक वैल्यू है मुख्यतः कुंड की, है ना। गांवों में तो वैसे स्टोरेज के लिए भी पाया ही जाता है, लेकिन कुंड मुख्यतः धार्मिक वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। राइट, बहुत बड़ा गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है, सीढ़ियाँ उतर कर अंदर जाते हैं। तो ये हमने बेसोलिथ देखा, महास्कंद, स्कंद, भित्ति यानी कि डाइक्सिल, लेकोलिथ, कंट्री रॉक, ज्वालामुखी की नलिका देखी, लावा का फ्लू देखा, मिश्रित ज्वालामुखी देखा, कंपोजिट ज्वालामुखी। ठीक है, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर हमने स्टडी करी। स्थल रूपी प्रदर्शन थे, गीजर्स का एग्जाम्पल देखा हमने। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमको आना है दूसरे डिवीजन पर। ये तो पहला डिवीजन था जो कि दरार के उद्गार के आधार पर बटा हुआ था। दूसरा जो डिवीजन है, सेकंड जो डिवीजन है हमारे पास, वो कौन सा है, जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जननिक वर्गीकरण है। ठीक है, ये कैसे होता है कि जो आकृतियां बनी हैं, जिनका निर्माण हुआ है, उसके लिए जो उत्तरदायी विशिष्ट भू आकृतिक प्रक्रिया है, जिन प्रक्रियाओं की वजह से इसका निर्माण हुआ है, वो प्रक्रिया ही क्या है, क्लासिफिकेशन है। देखते हैं कैसे, कि भाई किसी का निर्माण नदी के कारण हुआ है तो वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म बन जाएगा, जब जलोढ़ से बन रहा है तो अलूवियल लैंडफॉर्म बन जाएगा, कास्ट से, काट नहीं है ये, कास्ट है। ठीक है, कास्ट लैंडफॉर्म बन जाएगा। वायुड़ स्थलाकृतियां, तटीय स्थलाकृतियां, हिमनदीय स्थलाकृतियां, सरोवरीय स्थलाकृतियां, एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नदीय स्थलाकृतियों की। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहाँ होगा, जहाँ नदियाँ चल रही हैं, आर्द्र प्रदेश है जहाँ पानी है, जहाँ बहुत वर्षा हो रही है, प्रवाहित जल बहुत अच्छे से चल रहा है, वहीं होगा ये, है ना। हाँ, तो यही जो प्रवाहित होने वाला जल है, ये कारक का काम करता है, भू आकृतिक कारक का, जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जो प्रवाहित जल है वो क्या करता है, भू आकृतियों को या तो क्या करेगा, इरोड करके, अपरदन करके उनको छोटा कर देता है, या फिर निक्षेपण करके बढ़ा देता है। अपरदन और निक्षेपण हमने समझा था, इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग, ये तीन चीजें हमने समझी थी, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अपक्षय क्या था, जहां पत्थर पड़ा है वहीं टूटकर उसका बिखर जाना। अपरदन क्या था,
यहां से इसका मूव कर जाना, विस्थापित हो जाना, जहां जाकर ये विस्थापित होगा वहां क्या कहलाएगा? निक्षेपण, है ना। तो या तो पानी अपर्दन कर देगा और किसी भी चीज को तोड़ देगा, छोटा कर देगा, या फिर निक्षेपण कर कर उसको बड़ा कर देगा। ठीक है, और नदियों की आकृतियों का निर्माण हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे ढाल प्रवणता के अनुरूप जो जल है वो प्रवाह करेगा, घाटियों में नदियां, सरिताएं, इनके जो रैखिक प्रवाह हैं, ये सारी चीजें इसका फैक्टर बनती हैं। ये नदी के कार्यों के कारण में अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, ये सब चीजें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये एक साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कहीं अपर्दन हो रहा है, अब अपर्दन होगा तो कहीं ले जाकर छोड़ेगा भी, निक्षेपण ही होगा, उसी पाथ में चलेगा। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स नहीं है, बस टर्म्स अलग अलग दे दी हैं हर प्रोसेस को हमने। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नदी के अपर्दनात्मक कार्यों पर। अपर्दन करना है, इरोजन करना है, इरोजनल एक्टिविटीज जो हैं उनको हम देखें तो क्या होता है, जब चट्टान या मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? अपर्दन होता है। नदी जब यह अपर्दन कार्य मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं द्वारा सम्मिलित करती है। ठीक है, 4 प्रक्रियाएं कौन सी हैं हमारी जिसके थ्रू ये पूरा होता है? 4 प्रक्रियाएं हैं, जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घोलीकरण। जल गति क्रिया मतलब जल, पानी जो है वो गति लेता है, अपना स्पीड बढ़ाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है, अपघर्षण होता है। ठीक है, फ्रिक्शन से सन्निघर्षण होगा और फिर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, घुलनशीलता बढ़ जाएगी, घोलीकरण हो जाएगा, वो चीजें टूटकर पानी में घुल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। ये जो है प्रोसेस चलता है। सॉल्यूशन या कोरोजन की बात करें तो नदी जल की रासायनिक क्रिया होती है ये, जिसमें क्या है, जल में मौजूद जो अम्ल होते हैं वो धीरे धीरे नदी के तल पर, किनारों पर घुलाकर चट्टान से अलग कर देते हैं, है ना। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। जैसे पानी में नमक है, नमक क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है? रॉक, सॉल्ट रॉक होते हैं। अब ये रॉक पानी में घुल जाता है, ये क्या है? सॉल्यूशन। लाइमस्टोन है, घुल जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? अपघर्षण या एब्रेशन या कोरेजन क्या है? नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि भी नदी के बाहर के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो जब इन पत्थरों के संपर्क में आने वाली चट्टानें होती हैं वो भी टूट फूट करने लगती हैं। उनका टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपघर्षण की क्रिया कहलाता है। तो ये क्या है, पूरे रास्ते, नदी के पूरे रास्ते में से कटाव करते जाएंगे, अलग अलग जगह टकरा कर, यहाँ से काट दिया, वहां से काट दिया, ये कटाव बनाते जाते हैं। ये अपघर्षण की क्रिया है जो यहाँ पर ऐसे काम करती है, कटाव बनाने का। ठीक है, समझ में आया? अपघर्षण। फिर एक क्षैतिज अपघर्षण, लेटरल कोरेजन। नदी जो है अपनी घाटी के दोनों किनारों को क्या करती है? रगड़ देती है। कटाव नहीं करना है, रगड़ना है। समझ रहे हो? रगड़ रहे हैं हम, कटाव नहीं कर रहे हैं। काटेंगे कुछ, टूट कर अलग हो जाएगा, रगड़ेंगे कुछ तो भी वो घिस तो जाएगा ही, है ना, कम हो जाएगा वो, बस तरीका अलग है। ठीक है, हाँ, किसी चीज को छोटे छोटे पीसेस में काटने की बजाय आपने उसको ग्रेट कर लिया, कद्दूकस कहते हैं क्या, है ना, तो ग्रेट कर लिया, बस इतना सा फर्क है। समझे क्या है? क्षैतिज अपघर्षण, लेटरल कोरेजन। चलो फिर बात करते हैं लंबवत अपघर्षण की। लंबवत अपघर्षण में क्या है, इसमें चट्टानों के टुकड़े नदी की तली में घर्षण द्वारा लंबवत रूप से काट छांट करके नदी की घाटी को घेरा करते हैं। अब वर्टिकल एक्शन होगा, पहले लेटरल एक्शन हो रहा था, अब वर्टिकल एक्शन होगा। पहले तो यूं जा रहे थे, अब ऐसे आएंगे। ठीक है, तो लेटरल और वर्टिकल। फिर बात करते हैं सन्निघर्षण या एट्रिशन की। सन्निघर्षण या एट्रिशन में क्या हो रहा है, ये चट्टानी टुकड़ों की आपस में रगड़ तथा घर्षण द्वारा यांत्रिक रूप से विखंडन का क्रिया है। पत्थर, कंकड़, रूढ़ी, जो भी चीजें आदि हैं, नदी के अवसाद भार के रूप में प्रवाह के दौरान टकराती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में
जाती है। ये क्या होता है, चट्टान टुकड़े सब आपस में अपने आप ही टकरा रहे हैं और वो आपस में टकरा कर टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। ये क्या है, सन्निकर्षण, एट्रिशन। 4 चीजें समझी हमने। अपर्दनात्मक कार्य की 4 क्रियाएं थी, 4 तरह से प्रक्रिया चलती है। जल गति क्रिया थी, अपघर्षण, सन्निकर्षण, गोलीकरण। विलयन या संक्षरण देख लिया हमने, सॉल्यूशन देख लिया, अपघर्षण देख लिया, कोरिजन देख लिया और सन्निकर्षण देख लिया। फिर देखते हैं जल गति कार्य यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें क्या होता है, जल धाराओं के प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, नदी घाटी की चट्टानों का विखंडन हो जाता है। जब धारा चलती है तो जिस दिशा में वो चल रही है उसी दिशा में एक पत्थर को काटती जाती है, काटती जाती, काटती जाती है, अल्टीमेटली वो उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कंकड़ पत्थर कोई काम नहीं कर रहा, बस पानी का जो फ्लो है ना वही काम कर रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली अगर पानी यहाँ से, ये इस पहाड़ के यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ कटाव करके वो अपना रास्ता और स्मूथ कर लेगा, बिल्कुल बढ़िया सा बना लेगा। ठीक है, इससे स्ट्रक्चर्स जो बनती हैं वो देखेंगे हम, फोटोज देखेंगे, समझ में आएगा हमको। एक बार के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। हाइड्रोलिक एक्शन चले गए, इसमें कंकड़ पत्थर का रोल है, पानी खुद ही क्या कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाकी और कोई साधन शामिल नहीं होते, पानी अपना काम खुद ही करता है। जल की गति जो है, स्पीड जो है, फ्लो जो है, वो इसका मेन ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब क्या बात आती है कि नदी के परिवहन कार्य कौन से हैं। ठीक है, ये तो क्या थे, नदी के अपर्दनात्मक कार्य थे। अब बात करते हैं नदी के परिवहन कार्यों की। ठीक है, नदी के जो परिवहन कार्य हैं वो कौन से हैं, अपर्दन द्वारा जो प्राप्त हुई चट्टान का जोड़ या मलबा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना परिवहन कार्य है। परिवहन मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्टेशन यूज किस लिए करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। झूले खाने के लिए तो पापा की बाई की काम आती है ना। ट्रांसपोर्टेशन साधन जो यूज करोगे वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करोगे। घूमने का भी मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये क्या होता है, परिवहन। नदी भी परिवहन करती, क्या करती है, जो उसका डेब्री है, जो उसका मलबा है, जो अवसाद वो लेकर आई है, वो सारा का सारा अवसाद ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ट्रांसफर करती है। इसी कार्य को परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन कार्य 4 रूपों में किया जाता है। देखें कौन से 4 रूप हैं जिनमें ये परिवहन कार्य चल रहा है। सबसे पहला है कर्षण द्वारा यानी कि ट्रैक्शन। ठीक है, कर्षण द्वारा यानी कि ट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, बजरी है, कंकड़ है, इनकी तरह भारी और बड़े चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं नदी के बहाव द्वारा क्या होता है, तली के साथ लुढ़क कर चलते हैं। अब जो चट्टानी टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिसलते हैं या उछल कर, लुढ़क कर, किसी भी तरह से मूव करते हुए देखते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, कर्षण क्रिया कहते हैं। और जो इसका बोझ होता है, जो भार उठाया जा रहा है, उसको कहते हैं कर्षण भार। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि भाई ए से उठे और बी पे डायरेक्ट चले गए, बीच में बहुत सारे इनके स्टॉप आते हैं। ठीक है, ए से बी, इस पर से 1 पर जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से बी पर पहुंचेंगे। उछलते उछलते, लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे पहुंचते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, लुढ़क कर जाना है, सीधा सपाट नहीं पहुंचना है, लुढ़कते लुढ़कते धीरे 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 पहुंच जाएंगे। ये क्या है, कर्षण या ट्रैक्शन। समझ में आया। एक तो आपने बॉल फेंकी ओवर द हेड, सीधा बैट को, स्ट्रेट शॉट। ठीक है, अरे एक बच्चे से कहेंगे आप बॉल फेंकने, वो यहाँ फेंकेगा, फिर टप 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 करती आप तक पहुंचेगी, है ना, बेचारे में जितना जोर है।
समझ रहे हो? बस कुछ ऐसा ही है, एक तो डायरेक्ट बोल यहाँ तक जाना और एक थप्पे खाते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, धीरे 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 उछल उछल कर पहुंचना, कंगारू जैसी चाल, ये क्या है? कर्षण या ट्रैक्शन। फिर बात करते हैं उत्परिवर्तन द्वारा, यानी कि सॉल्टेशन। ये क्या होता है? चट्टानों के कुछ टुकड़े जो होते हैं वो पानी के साथ नदी की तली पर उछलकर स्थानांतरित होते रहते हैं। अब यहाँ पर टुकड़े हैं चट्टानों के, या बजरी कंकड़ जैसे बड़े पत्थर थे। हाँ, तो ये क्या फिसलते रहेंगे, उछलते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। सॉल्टेशन में क्या होता है? चट्टानों के टुकड़े हैं और कोई कंकर पत्थर नहीं है, ये सब नदी की तली पर निरंतर उछलकर स्थानांतरित नदी के साथ होते रहते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंस है चट्टानों का और स्थानांतरित रूप का। ठीक है, तीसरी चीज आती है निलंबित होकर, सस्पेंशन के तरीके से। इसमें क्या होता है कि मध्यम श्रेणी के टुकड़े, पहले सबसे बड़े टुकड़े थे, बहुत बड़ी चट्टानें थी, फिर थोड़ी छोटी हो गई, उछल उछल कर नीचे नीचे ही जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रोसेस लंबा चलता नहीं है। तीसरी निलंबित हो गई है, मध्यम श्रेणी के टुकड़े आ गए हैं, बालू, क्ले, पंख एटसेट्रा। ठीक है, निलंबित अवस्था में रहते हैं, मतलब जलधारा के साथ दूर तक बहते जाते हैं और कहीं के कहीं चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हल्के हैं, मध्यम श्रेणी के टुकड़े हैं, तो नदी अपने भार, इनका भार सहन कर लेती है और इसको अपने साथ ही बहुत दूर तक ले जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिन से उठाया हुआ डेब्री, जहां से नदी निकली है वहां से उठाया हुआ अवसाद या टुकड़ा, वो डेल्टा पर जाकर छोड़ती है, पूरा रास्ता साथ ले जाएगी, अगर वो हल्का है, अगर वहां से अवसाद उसने सेडिमेंट छोड़ नहीं दिया है। ठीक है, कैसे? निलंबित होकर, सस्पेंशन के माध्यम से, मध्यम श्रेणी के हल्के जो चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? क्या है? सस्पेंशन। फिर आता है हमारे पास विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है? चट्टानों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुल जाते हैं और अदृश्य रूप में पानी के अंदर ही मिक्स होकर प्रवाहित हो जाते हैं। अब आप पानी गेरो, ठीक है, सिंक में पानी गिर रहे हो या पानी में नमक मिलाकर गिर रहे हो, क्या फर्क पड़ना है? जब नमक इसमें घुल गया तो उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पानी जैसा ये जा रहा था वैसे ही नमक वाला भी चला जाएगा। तो वैसे ही कुछ चट्टानें ऐसे जो घुलनशील होती हैं, वो पानी के साथ घुल जाती है और घुलकर ही पानी के साथ प्रवाहित हो जाती हैं। तो ये प्रवाहन अदृश्य रूप से होगा। आप जब घुली गई तो आप डिमार्केट थोड़ी ना करके बता सकते हो कि भाई इसमें ये घुला हुआ है। आप पानी की टेस्टिंग करोगे, कुछ निकलेगा, वो एक अलग बात है, पर दृश्य रूप से तो नहीं दिखता है ना हमको। तो ये क्या है? अदृश्य रूप से प्रवाहित यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, जल के साथ घुल जाते हैं, जल के साथ ही अदृश्य रूप से प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ क्या? नदी के परिवहन कार्य, अपरदनात्मक कार्य देखे हमने और नदी के परिवहन कार्य देखे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? दो चीजें देखी हमने जिसमें चार प्रोसेस देखे, दो चीजों में चार प्रोसेस हमने स्टडी किए। ठीक है, तो एक बात आती है कि भाई नदी का निक्षेपण कार्य, अभी तक तो क्या है? अपरदन कार्य चल रहा था, फिर नदी के साथ साथ जो डेब्री मूवमेंट है वो भी आ गया, परिवहन कार्य भी आ गया, फाइनली क्या देख लेते हैं? निक्षेपण कार्य देख लेते हैं। अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, तीन चीजें पढ़ी थी हमने, है ना? तो फाइनली क्या है? अपरदन पढ़ लिया हमने, परिवहन पढ़ लिया, निक्षेपण। अपरदन में चार चीजें पढ़ी, परिवहन में चार चीजें पढ़ी, अब निक्षेपण की बात करते हैं। निक्षेपण में क्या होता है? पर्वत से नीचे उतरकर जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी की ढाल क्या होती है? कम हो जाती है। देखो पहाड़ से आ रही थी, आप इमेजिन करना, जब आप कभी साइकिल या कुछ चला रहे हो और आप किसी ढाल वाले एरिया में, जब ढाल से नीचे उतर रहे हैं तो आपको पेडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी का नहीं तो बचपन का याद होगा, जस्ट सोच के देखना कि आपको पेडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बिना ही फोर्स लगाए नीचे पहुंच जाते हैं। कैसे? ग्रेविटेशन पुल लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, आप नीचे पहुंच जाते हो।
सही है। अब ऐसे ही नदी चल रही है, जब नदी पहाड़ों से नीचे आ रही है तब तो वो बड़ी आसानी से फटाफट 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 सब सब अब साथ साथ में लेते हुए, सब पत्थरों को तोड़ते हुए, सब चट्टानों को काटते हुए निकल जाती है। लेकिन जब मैदानों में आएगी, जब आप वहां ढाल से उतरकर स्ट्रेट रोड पर आ जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद पेडलिंग करनी चालू करनी पड़ती है ना, एनर्जी लगानी पड़ती है फ्लो बनाने के लिए। अब वो एनर्जी में अगर आपके ऊपर 20 किलो का भार लाद दिया जाए तो नहीं जमेगी बात, है ना। तो आपको क्या चाहिएगा कि वो लोड अनलोडिंग करे। तो वैसे ही जब नदी अवसाद ला रही है, सेडिमेंट ला रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा सेडिमेंट यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अवसाद उसको भारी कर रहा है। भारी होने की वजह से उसका फ्लो कम हो रहा है। तो क्या करेगी, ये अवसाद सारा यहीं ड्रॉप कर देगी। ठीक है, तो यही क्या है, निक्षेपण। कुछ हिस्सा जो है नीचे बैठने लगा और नीचे धस सेटल हो गया। सेटल होने की वजह से क्या हुआ, निक्षेपण हो गया। भारी भारी पत्थर क्या होगा, सबसे पहले बैठेंगे, ग्रेविटेशन पुल उन पर भी लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। यहाँ जो नदी के अंदर पत्थर है उसके ऊपर नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, वो नीचे जाएगा। तो भारी बड़े जो पत्थर कंकड़ हैं वो, उनका जमाव नीचे सबसे पहले हो जाएगा। फिर जो सिल्ट है, हल्का फुल्का कंकर वगैरह है हमारे, वो कणों का जमाव सबसे अंत में होता है। ठीक है, सामान्यतः मैदानों में या फिर निम्नवर्ती भूगर्भों में होता है। इसी तरह से गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो मैदान है वो बने हैं। और जब ये नदी क्या होगा, मुहाने पर जा रही है या किसी झील में मिल रही है, तो यहीं अपने लास्ट पॉइंट पर ही सारा अवसाद मोस्टली छोड़ जाती है। ये होता है इसका फाइनल निक्षेपण। रास्ते में तो निक्षेपण करती है, फाइनल निक्षेपण यहाँ पर होता है। उसके बाद ये सागर, महासागर, झील जिसमें भी मिलना होता है मिल जाती है। प्रोसेस समझे, कहाँ से चालू हुआ, अपर्दन करना चालू हुआ और यहाँ पर आकर फाइनली इसको निक्षेपित कर दिया। ये क्या है, नदी का निक्षेपण कार्य। ठीक है, अब इन सारे कार्यों से, अपर्दन है, परिवहन है, निक्षेपण है, इनसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। ठीक है, घाटियां बनती हैं, इससे रास्ते बनते हैं, वैलीज बनती हैं, ठीक है, रिल्स बनती हैं, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को लोड में नहीं डालूंगी मैं। आज कितना ही करेंगे। और ये जो प्रोसेस है नदी की, आप अच्छे से समझना, फिर इनसे आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। रिवाइज कर लेना अच्छे से इसको, ताकि अगली क्लास में आपको स्ट्रक्चर्स बहुत बखूबी समझ में आ जाए। ऑलराइट, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देती हूँ, क्लास के एंड में आपको क्या करना है, प्रेप टुडे सर्च करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, ताकि बहुत लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी और स्ट्रक्चर्स, लैंड फॉर्म्स जो हैं उसमें स्टडी करेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।